लूजर्स रिवाइवल राउंड में आकियामा ने नाव को बचा लिया था, लेकिन अब राउंड 3 शुरू हो चुका है। क्या आकियामा एक और बार नाव को बचा पाएगा या फिर लायर गेम इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा? आज इस एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एपिसोड की शुरुआत में अनाउंस होता है कि सब लोग थर्ड राउंड पे जा रहे हैं, सिर्फ म्यूरा को छोड़ के, क्योंकि वो पिछले राउंड में हार चुका था। सब लोग टेंशन में होते हैं, लेकिन सब लोग नाव के ऊपर भरोसा कर रहे होते हैं। कुछ दिनों के बाद आकियामा और नाव एक कैफे में मिलते हैं, जहां पे आकियामा बताता है कि जो पैसा तुम कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी मुझे बचाने के लिए, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लायर गेम के पीछे जो लोग हैं उन सबको एक्सपोज करना चाहता हूं। आकियामा नाव को अपनी कही हुई पुरानी बातें याद दिलाता है और बताता है और समझाता है कि डाउट करना कोई गलत बात नहीं है। तुम्हें भी कभी कभार डाउट करना चाहिए, क्योंकि डाउट करने का ये मतलब नहीं होता कि तुम उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब है कि तुम और भी जानना चाहते हो। नाव आकियामा को पूरी तरह से समझ पा रही होती है, लेकिन वो अपने आप को बदलने में थोड़ा सा झिझक रही होती है, क्योंकि बचपन से ही उसे सिखाया गया होता है कि दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना है, लॉयल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, वगैरह वगैरह। आकियामा दुनिया को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, लेकिन रही बात नाव की, नाव अभी भी साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा चैलेंज्ड है। वो अभी ऑनेस्टी और बिट्रेयल के बीच में झूल रही है। 2 हफ्ते बाद सारे प्लेयर्स उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे लूजर रिवाइवल राउंड हुआ था। वहां पे एलजीटी ऑफिसर्स सबको एक एक कार्ड देते हैं, जो कि एक एटीएम कार्ड की तरह होता है, और उसके बाद सब लोगों को वो बिठा देते हैं एक बस के अंदर, जो कि लग्जरियस बस होता है, और ये बस जा रही होती है एयरपोर्ट की तरफ। और इसी वजह से कुछ प्लेयर पैनिक करने लगते हैं और सवाल करते हैं, क्या तुम हमें फॉरेन कंट्री भेज रहे हो? एलजीटी ऑफिसर मना करता है, लेकिन सब लोग घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये लोग इन्हें फॉरेन कंट्री में बेच देंगे। एलजीटी ऑफिसर इन्हें एक्सप्लेन करता है जो गेम ये आगे खेलने वाले हैं, उस गेम में इन्हें 2 कंट्री के बीच में ट्रैवल करना पड़ेगा, और इसीलिए ये लोग ले जा रहे होते हैं इन सबको एयरपोर्ट। लेकिन अभी भी सब लोग पैनिक कर रहे होते हैं। सब लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे लीरो नीरा भी होता है, और वो राउंड 3 के गेम को एक्सप्लेन कर रहा होता है इन सब को। वो बताता है कि ये गेम एक टीम गेम है। इतना सुनने के बाद सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि कौन किसका टीममेट बनेगा। लीरो नीरा गेम का नाम बताता है, और इस गेम का नाम होता है कॉन्ट्राबैंड गेम। कॉन्ट्राबैंड का नाम सुनने के बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्राबैंड का मतलब ही होता है कि इल्लीगल चीज़ों का इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना। सारे प्लेयर्स को यही लगता है कि लीरो नीरा इनसे कोई इल्लीगल चीज़ किसी दूसरे देश में इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करवाएगा, लेकिन लीरो नीरा साफ साफ कहता है कि ये सिर्फ एक गेम है। जो कॉन्ट्राबैंड है ये तुम्हें गेम के अंदर ही करना है, असलियत में कोई भी इल्लीगल काम तुम नहीं करने वाले हो। और रही बात दूसरी कंट्री की, वो उस तरफ है, और वो खिड़की की तरफ दिखाता है, और खिड़की के उस पार एक और ऐसा ही रूम होता है। लीरो नीरा समझाता है कि जहाँ पे हम खड़े हैं वो है कंट्री ऑफ डे, और खिड़की के बाहर जो रूम दिखाई दे रहा है वो है कंट्री ऑफ नाइट। 72 घंटे में कंट्री ऑफ डे और कंट्री ऑफ नाइट के बीच में एक बड़ी सी जंग होने वाली है। लेकिन तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि कंट्री ऑफ नाइट में तुम्हारे बहुत सारे पैसे हैं, और तुम्हें जल्द से जल्द उन पैसों को वापस लाना है और किसी और सेफ कंट्री में चले जाना है उस पैसे को बचाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा पैसा जो उस कंट्री में है वो 72 घंटों के बाद दुश्मनों का पैसा हो जाएगा, और बॉर्डर से तुम बहुत ज़्यादा पैसा लेके नहीं आ सकते, क्योंकि वो इलीगल है। तो जो पैसा तुम कंट्री ऑफ नाइट से लेके आओगे बॉर्डर के जरिए, वो होगा तुम्हारा कंट्राबैंड कैश, यानी कि इलीगल पैसा, जिसे इनको छुपा के लेके आना है। इस गेम को और भी अच्छी तरह से समझाने के लिए लीरो नीरा इन 9 को 2 टीम में डिवाइड कर देता है। पहली टीम में 4 बंदे होते हैं, वो होते हैं कंट्री ऑफ डे, और दूसरी टीम में 5 बंदे होते हैं कंट्री ऑफ नाइट। कंट्री ऑफ डे से किसी एक को वॉलंटियर करने के लिए कहा जाता है, और आगे आती है नाव, ताकि वो गेम को अच्छी तरह से समझ पाए। लीरो नीरा इन सब को बॉर्डर के पास ले जाता है, जहाँ पे एक तरफ होता है कंट्री ऑफ डे, दूसरी तरफ होता है कंट्री ऑफ नाइट। और यहाँ पे नाव को स्मगलर कहा जाएगा, क्योंकि वो पैसों को स्मगल कर रही है, और उसे बॉर्डर के जरिए पैसे को कंट्री ऑफ नाइट से कंट्री ऑफ डे के अंदर लेके आना है, और उसके बाद तीसरे कंट्री में जाना है जो कि सेफ हो। लेकिन कंट्री ऑफ डे और कंट्री ऑफ नाइट के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पे एक ऑफिसर भी होगा जो इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा, और ये ऑफिसर कोई और नहीं, कंट्री ऑफ नाइट का ही एक प्लेयर होगा।
यानी कि राउंड 3 का असली गेम स्मगलर और ऑफिसर के बीच में होने वाला है। लीरो नीरा आगे समझाता है कि कंट्री ऑफ डे के अंदर भी एक एटीएम है और कंट्री ऑफ नाइट के अंदर भी एक एटीएम है और इसी एटीएम के अंदर से पैसा निकालना है स्मगलर को, और स्मगलर जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकता है और उसे एक ब्रीफ केस के अंदर रखेगा और उसके बाद वो उसे लेके चला जाएगा अपनी कंट्री में। और बिल्कुल इसी तरह से ही कंट्री ऑफ नाइट का जो स्मगलर होगा वो कंट्री ऑफ डे के एटीएम के अंदर जाएगा, पैसा निकालेगा और बॉर्डर के जरिए कंट्री ऑफ नाइट के अंदर फिर से चला जाएगा। यहाँ पे नाव सवाल करती है कि इस एटीएम से पैसा कैसे निकलेगा, और इसके बाद लीरो नीरा बताता है कि जो कार्ड तुम्हें दिया गया है उसी के जरिए तुम्हें पैसा निकालना है। नाव अपना कार्ड का बैलेंस चेक करती है जो कि होता है 300 मिलियन येन, जिसको देखने के बाद सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन सब के अकाउंट में अभी 300 मिलियन येन है, लेकिन इनके अंदर ज़्यादा खुशी नहीं होती क्योंकि इन्हें पता है कि रिस्क उतना ही बड़ा है। लीरो नीरा समझाता है कि तुम सबको 400 मिलियन मिलेगा इस गेम के लिए क्योंकि सेफ कंट्री में पहले से ही 100 मिलियन तुम्हारे लिए सुरक्षित रखे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी के भी चेहरे में खुशी नहीं होती, किसी के भी चेहरे में लालच नहीं होती क्योंकि रिस्क बहुत ही बड़ा होता है। लीरो नीरा आगे समझाने लगता है कि जितना भी पैसा तुम भरोगे वो सब का सब ब्रीफकेस के अंदर होना चाहिए, वही पैसा काउंट होगा, कोई और पैसा बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। और ये ब्रीफकेस के अंदर सिर्फ 100 मिलियन एक बार में जा सकते हैं, यानी कि पूरे 300 मिलियन को निकालने के लिए इसको 3 बार स्मगल करना पड़ेगा और तीनों बार बचना पड़ेगा ऑफिसर से। और एक प्लेयर जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकता है और ब्रीफकेस के अंदर रख सकता है और इसके बाद वो नाव को पैसा निकालने के लिए अंदर छोड़ देता है। एटीएम बाहर से बंद हो जाता है, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता, यानी कि नाव जितना पैसा निकालेगी उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ नाव को पता होगा, किसी और को नहीं। पैसा निकालने के बाद प्लेयर को जाना होता है फिर से बॉर्डर एरिया के पास और वहाँ पे एक और ऑफिसर होता है लायर गेम का जिसको कहा जाता है चेकर। इसी बॉर्डर एरिया के पास एक इंस्पेक्शन रूम होता है जो कि पूरी तरह से साउंड प्रूफ होता है। इंस्पेक्शन रूम के अंदर से कोई बाहर नहीं देख सकता, लेकिन बाहर से अंदर देखा जा सकता है, लेकिन आवाज सुनी नहीं जा सकती। इंस्पेक्शन रूम के अंदर एक टेबल होता है और 2 कुर्सियां होती है, एक पे बैठेगा स्मगलर और दूसरे पे बैठेगा इंस्पेक्टर, और नाइट वाले पार्ट से बुलाया जाता है इंस्पेक्टर को और इंस्पेक्टर बनता है इस बार आकियामा। लीरो नीरा समझाता है कि इंस्पेक्टर का काम है कि ब्रीफकेस के अंदर कितना पैसा है वो पता लगाना बिना उसे छुए। वो इस काम के लिए 10 मिनट तक बातें कर सकता है स्मगलर से और उसके बाद लाल वाला बटन दबाना है उसे, और अगर उसे लगता है कि ब्रीफकेस के अंदर कोई भी पैसा नहीं है तो उसे कहना है पास, लेकिन अगर लगता है कि पैसा है तो वो कहेगा डाउट और साथ में उसे बताना है कि कितना पैसा है। एग्जाम्पल के लिए अगर उसे लगता है कि 50 मिलियन है तो वो कहेगा डाउट 50 मिलियन। लेकिन अगर इंस्पेक्टर डाउट करता है और स्मगलर इनोसेंट निकलता है तो इंस्पेक्टर को उसने जितना पैसा कहा होता है उसका आधा पैसा कंपनसेशन के लिए देना पड़ता है स्मगलर को, और ये पैसा इंस्पेक्टर के थर्ड कंट्री के सेफ अकाउंट से कटने वाला होता है जहाँ पे लायर गेम वालों ने पहले से ही 100 मिलियन येन दे रखे हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर डाउट या फिर पास कहेगा वैसे ही चेकर आके चेक करेगा और यहीं पे असली पत्ते खुलेंगे। और चेकर चेक करने के बाद 4 केस हो सकते हैं, जिनमें से पहला केस होता है अगर इंस्पेक्टर पास कर देता है तो तुम्हारे पास 100 मिलियन हो या फिर 50 हो या फिर बिल्कुल कुछ भी क्यों ना हो, वो सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा, यानी कि स्मगलर का। दूसरा केस, जब इंस्पेक्टर डाउट करता है और ब्रीफकेस खाली निकलता है तो इंस्पेक्टर ने जितना कहा होगा उसका आधा पैसा देना पड़ेगा स्मगलर को। तीसरा केस, जब इंस्पेक्टर डाउट कहता है और उसने जितना अमाउंट कहा होता है एग्जैक्ट उतना अमाउंट ही ब्रीफकेस में होता है या फिर उससे कम होता है। एग्जाम्पल के लिए इंस्पेक्टर कहता है डाउट 50 मिलियन और अगर ब्रीफकेस के अंदर 50 मिलियन या फिर उससे कम निकलते हैं तो सारा का सारा पैसा इंस्पेक्टर सीज कर सकता है। केस 4, जब इंस्पेक्टर डाउट करता है 50 मिलियन लेकिन निकलता है 60 मिलियन, यानी कि जितना डाउट किया होता है उससे ज़्यादा निकलता है, तब स्मगलर को वो सारा पैसा मिल जाएगा और साथ में जितना पैसा कहा होगा इंस्पेक्टर ने उसका आधा पैसा भी उसे मिल जाएगा। यानी कि चौथा कंडीशन इंस्पेक्टर के लिए खतरे की घंटी है लेकिन स्मगलर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसके बाद लीरो नीरा आकियामा को बातें करने के लिए कहता है नाव से 10 मिनट के लिए, लेकिन आकियामा कहता है कि नहीं मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूँ और वो कहता है कि 1 मिलियन है। इसके बाद चेकर आके चेक करता है और एग्जैक्टली 1 ही मिलियन होता है। लीरो नीरा सवाल करता है कि तुम्हें कैसे पता लगा। आकियामा कहता है जब नाव चल रही थी तब पैसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे एक ही बंडल हो और इसीलिए मैंने 1 मिलियन कहा।
लीरो नीरा समझाता है कि यहाँ पे इंस्पेक्टर जीत चुका है, तो नाओ ने जितना पैसा यहाँ पे हारा होता है वो सारा पैसा इंस्पेक्टर के सेफ कंट्री में जाएगा और स्मगलर का पैसा कंट्री ऑफ नाइट से कटेगा। और आगे लीरो नीरा समझाता है कि इसके बाद प्लेयर चेंज होंगे, यानी कि जो स्मगलर था वो कंट्री ऑफ डे का था, लेकिन अब स्मगलर चेंज हो जाएगा, वो होगा कंट्री ऑफ नाइट का। इंस्पेक्टर भी चेंज होगा, वो होगा कंट्री ऑफ डे का। और इस तरह के 50 राउंड खेले जाएंगे। इतना सब कुछ सुनने के बाद सब लोग कहते हैं कि 50 राउंड बहुत लंबा होता है, लेकिन लीरो नीरा समझाता है कि नहीं, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इस लिमिटेड टाइम के दौरान तुम जितना हो सके उतना ज़्यादा पैसा अपने तीसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करोगे और गेम के आखिरी में सेफ अकाउंट के अंदर, यानी कि तीसरे कंट्री के अकाउंट के अंदर जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो टीम जीतेगा। लेकिन तुम जीतो या फिर हारो, तुम्हारे तीसरे कंट्री के अकाउंट में जितना पैसा होगा वो सब का सब तुम्हारा होगा। एग्जाम्पल के लिए ना, अगर तुम 300 मिलियन स्मगल कर लेती हो तो तुम्हारा 300 मिलियन प्लस 100 मिलियन वहाँ पे था, तो 400 के 400 मिलियन तुम्हारे होंगे। इस गेम में स्मगल करने के साथ साथ और भी तरीके हैं पैसा कमाने के, जैसे कि अगर इंस्पेक्टर गलत कहता है और वो तुम्हें कंपनसेट करता है, यानी कि पेनल्टी देता है, तो तुम्हें और भी पैसा मिल सकते हैं। साथ में अगर तुम इंस्पेक्टर के तौर पे किसी का पैसा सीज कर लेती हो तो वो पैसा भी तुम्हारा हुआ और तुम्हारी ओपोनेंट टीम जितना पैसा स्मगल नहीं कर पाएगी, यानी कि वो अगर एटीएम से पैसा उठाते ही नहीं है तो वो सारा पैसा भी तुम सबके बीच में शेयर कर दिया जाएगा। और इन सारे पैसों को मिलाने के बाद शायद तुम 1 बिलियन या फिर उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, लेकिन जो 400 मिलियन हमने अभी तुम्हें दिए हैं वो तो तुम्हें हमें वापस करना ही पड़ेगा। और इसके बाद फुकुनागा बोलती है, सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल तो तुमने हमें बताया ही नहीं, तुमने हमें ये नहीं बताया कि हमारे टीममेट्स कौन है। और इसके बाद नाओ प्रार्थना करने लगती है कि मुझे आकियामा के टीम में रखो, और भगवान इसकी बात सुन लेते हैं क्योंकि ये 9 के 9 एक ही टीम में रहते हैं, द कंट्री ऑफ डे। इसके बाद फुकुनागा चिल्ला के बोलती है, तो फिर कंट्री ऑफ नाइट में कौन खेलेगा? और इसके बाद लीरो नीरा कहता है, जाके खुद ही मिल लो। और इसके बाद ये सब जाते हैं और देखते हैं कंट्री ऑफ नाइट को, और ये प्लेयर्स कम और गुंडे ज़्यादा लग रहे होते हैं, लेकिन ये लायर गेम है, इसमें ताकत से ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम एक और गेम लीडर को देखते हैं जो कंट्री ऑफ नाइट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका नाम होता है नियर को, और वो इन सब का स्वागत करता है। आगे हम देखते हैं कंट्री ऑफ डे के प्लेयर्स पैनिक कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि कंट्री ऑफ नाइट के प्लेयर होंगे, लेकिन वो गुंडे होते हैं। और साथ में नाव का जो प्लान था कि सब लोग अगर एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो दूसरी टीम ही आ गई। हम देखते हैं इन सब के ऊपर लीरो नीरा और नियर को नज़र रख रहे होते हैं, जहाँ पे लीरो नीरा फुकुनागा की स्ट्रेंथ के बारे में बातें करता है, उसकी ताकत यानी कि दिमाग वाली ताकत और फिजिकल ताकत के बारे में बात करता है, वो नाव के बारे में बताता है, आकियामा के बारे में बताता है, लेकिन नियर को बोलता है नाव तो मुझे बिल्कुल भी चालबाज नहीं लगती। और इसके बाद लीरो नीरा बताता है कि हाँ, वो बिल्कुल भी चालबाज नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी ऑनेस्टी, और ये काम भी करती है। लेकिन तुम्हारी टीम सच में एक खतरा है क्योंकि तुम्हारे टीम में याकोया है। और इसके बाद नियर को बोलता है कि हाँ, याकोया, उससे डरना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म और हमारे लिए छोड़ जाता है एक सवाल कि याकोया कौन है और क्या आकियामा याकोया को हरा पाएगा या फिर आकियामा भी इसी जाल में फंस जाएगा। आकियामा को सिर्फ याकोया को हराना नहीं है, साथ में नाव को बचाना भी है। क्या ये दोनों काम आकियामा कर पाएगा? इसको जानने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट एपिसोड, और उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑल पे कर देना।